फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में। तो आज उसी क्लास को हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा क्लास है आज का, ठीक है। और इसमें हम लोग सीखेंगे, वो हम लोग पिछले क्लास में मोल तक पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग मोल से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए मोल कंसेप्ट की, मोल धारणा की, तो सन 1967 में, यानी इन 1967, सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी मोल जो है यूनिट होता है, उसको सन 1967 में उसे हम लोग एक्सेप्ट किए थे, ठीक है। 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप, मॉडर्न खोजों के परिणाम स्वरूप जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, ये तीन व्यक्ति, ये तीन चेहरा बहुत ही फेमस चेहरे हैं केमिस्ट्री के। जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया, यानी इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो परमाणु है वो विभाज्य है, यानी जो एटम होते हैं वो क्या है, स्प्लिट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तथा मुख्यतः तीन मूल कणों से मिलकर बना है। उन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु है वो कितने पार्टिकल से मिलकर बना है, तो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। वो तीन कौन कौन से थे, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन थे। वो 3 पार्टिकल्स कौन कौन थे जिसमें परमाणु विभाज्य होता है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए ध्यान से, मैं एक आपको चार्ट को जो दिखाना चाहूंगा बोर्ड पे, कि यहाँ पे जो मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखे गए हैं। प्रतीक, सिंबल देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो माइनस होता है, ठीक है। प्रोटॉन का +1 होता है, क्या होता है, प्लस। और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, 0 होता है, तो इसका सिंबल है, ठीक है। आवेश में आए तो इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन का जो होता है वह चार्जलेस होता है, यानी उदासीन होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए, द्रव्यमान की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 × 10⁻⁻28 ग्राम, ठीक। लेकिन अगर वही देखा जाए प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का देखिएगा तो 1.6749 × 10⁻24 ग्राम होता है। यानी तीनों पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है वो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, AMU एटॉमिक मोलर यूनिट की बात करें, तो कहता है कि यहाँ देखिए 0.005486 के बराबर होता है, वह 1.007335 के बराबर होगा, या 1.008724 के बराबर होगा। कौन, तो न्यूट्रॉन। तो अब देखिए, इन तीनों जो पार्टिकल्स थे, मूलकण जो थे आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनकी खोजकर्ता कौन है, जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को बताया। जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए, गोल्डस्टीन इन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया, और चैडविक साहब ने 1932 में न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चार्जलेस होते हैं। किसने बताया, चैडविक ने 1932 में। अब देखिए, हम लोग का अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसे नोट करो और डालो नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर। चलो देखो, परमाणु क्रमांक नेक्स्ट होगा हेडिंग का। तो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यदि किसी एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है और उसका जो एटम है, ठीक है, और उस एटम की जो न्यूक्लियस होता है ना, उस न्यूक्लियस में यदि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है यह पता चल जाए ना, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाए
तो हम बता सकते हैं कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, यानी किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी तत्वों के परमाणु के नाभिक में, तत्वों के परमाणु के नाभिक में सपोज मान लो कि एक एटॉम है, ठीक है, उस एटॉम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, तो अगर यह पता चल जाता है तो तुमको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या करता है, मास नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। अब कह रहा है कि किसी एटम के अंदर, किसी एटम के अंदर उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसका द्रव्यमान निकल जाता है, यानी मास नंबर निकल जाता है। उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, यानी उसकी मास नंबर कहलाती है। जैसे मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो अब क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है, तो क्वांटम नंबर 4 होते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो कहता है कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति, स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रम रेखा होती है उसकी सूक्ष्म प्रकृति को समझाना तथा इलेक्ट्रॉनों को सही स्थिति का वर्णन करने में क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि क्वांटम संख्या क्या होती है, क्वांटम नंबर क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्रकृति को समझाना, यानी सूक्ष्म प्रकृति को समझाना और इलेक्ट्रॉनों की ठीक स्थिति का वर्णन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की ठीक स्थिति का वर्णन करने के लिए क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वांटम संख्या 4 होती है और चारों हम एक्सप्लेन करते हैं बोर्ड पे, तो एक एक करके नोट करते चलना। ठीक है, तो इसे नोट करो। वो 4 क्वांटम, चलो देखते हैं यहाँ पे वो 4 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे करते हैं n से। तो मुख्य क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका काम क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉनों की मुख्य ऊर्जा यानी मेन एनर्जी के लेवल को प्रदर्शित करता है। यानी n जो है, मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, वह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। अब देखो नेक्स्ट है द्विघंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। एजीमुथुअल क्वांटम नंबर क्या होता है, द्विघंसी क्वांटम संख्या। इसको सबसे पहले हम लोग L से डिनोट करते हैं, L। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की आवृत्ति को प्रकट करती है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल होती है उसके कक्षक की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार उसमें रिपीटेशंस हो रही है, उसको यह प्रकट करती है। कौन, तो एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट l का जो मान होता है, l दैट मींस एजीमुथुअल क्वांटम नंबर। यहाँ अगर l मैं बोलूंगा तो आपको समझना पड़ेगा हम किसकी बात कर रहे हैं, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं। तो l का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, अगर मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो 0 होगा और मैक्सिमम देखें तो n-1। n क्या है मेरा, मुख्य क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो याद रखिएगा जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं तो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 करते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकलता है, और मिनिमम वैल्यू तो आप जानते करते हैं 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं। यह ऊर्जा, यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षक को प्रदर्शित करती है। ऊर्जा को तो, ऊर्जा के स्तर को तो प्रदर्शित करती ही है, लेकिन कौन सी ऊर्जा, उप ऊर्जा स्तर के कक्षक को प्रदर्शित करती है। यहाँ देखिएगा m का जो मान होगा वो l के मान पर निर्भर करेगा, यानी कहने का मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टोटली डिपेंड्स ऑन द एजीमुथुअल क्वांटम नंबर।
चारों क्वांटम नंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। किसी l के लिए m का मान प्लस l से लेकर माइनस l तक होता है। यदि मुझे m का मान निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान निकालना है, तो वह किस पे डिपेंड करेगा? h म्यूचुअल क्वांटम नंबर यानी l पे। तो l का जो वैल्यू होगा प्लस l से लेकर माइनस l तक होगा, इंक्लूडिंग विद 0, ठीक है। नेक्स्ट चक्रण क्वांटम संख्या देखो, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, s से दिखाते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को s से दिखाते हैं और यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह जो स्पिन क्वांटम नंबर है वह इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब देखिए नेक्स्ट, किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 और -1/2 होता है, ठीक है। यानी किसी भी मैग्नेटिक, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो वह चक्रण क्वांटम संख्या के मान पर डिपेंड करता है। यानी अगर इसका वैल्यू निकालना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो मुझे इसके क्वांटम नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा। यानी सभी के सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये सब, तो इसे नोट करो। अब फिर हम आते हैं ऑफ बाउज प्रिंसिपल की तरफ, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो चलो देखो, हम लोग ऑफ बाउज ना पढ़ के पहले इसको पढ़ेंगे, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ेंगे। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन 1925 का 1925 में पाउली ने पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत पाया। और ये सिद्धांत क्या है देखिए, और क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि पाउली के नियम के अनुसार, पाउली का अपवर्जन नियम के अनुसार दिए गए परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता है। कह रहा है कि जो चार आप क्वांटम नंबर पढ़े हैं, उन चारों क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो समान कभी नहीं हो सकता है किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए। यह कहता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के n, l और n के मान एक ही हैं, तो अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं और उनका जो वैल्यू है n, m और l एक ही हैं, तो उनका चक्रण जो होगा वह विपरीत होगा, समान ही नहीं होगा। क्या होगा? विपरीत होगा, यानी उल्टा होगा, ठीक है। यह था पाउली का अपवर्जन। पाउली का अपवर्जन याद रखने का सिंपल सा कांसेप्ट है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है और क्वांटम नंबर होता है, कहने का मतलब जो क्वांटम नंबर चार होते हैं, उन चारों का वैल्यू इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं होता है, ठीक है। अगर समान होगा तो उनका चक्रण कैसा होगा? विपरीत होगा। अब देखो नेक्स्ट, कूंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या कहता है? कि कूंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि मल्टीप्लिसिटी, कूंड्स का अधिकतम बहुलता का नियम, कूंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि इसके अनुसार, कूंड्स रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर्स में नहीं होते हैं जब तक कि उसका जो ऑर्बिटल होता है वह खाली रहेगा। जब तक उसका ऑर्बिटल खाली रहेगा ना, अवेलेबल रहेगा, तब तक वह युग्मित नहीं होगा, वह अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में रहेगा। अर्थात जब तक संभव है इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? अयुग्मित रहेंगे, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में वो रहेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसे समझना और समझने का प्रयास करना। कहता है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण की स्थिति या किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी, स्थिति और वेग का एक साथ एग्जैक्ट निर्धारण असंभव है। कह रहा है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि किसी भी पार्टिकल्स का पोजीशंस या वेग यानी वेलोसिटी एक साथ एग्जैक्ट तरीके से निर्धारण करना असंभव है, संभव नहीं है। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑफ बाउज प्रिंसिपल, इसे नोट डाउन करो। चलो देखो, अब आते हैं ऑफ बाउ के प्रिंसिपल पे, ठीक है। ऑफ बाउ का प्रिंसिपल क्या है? कहता है कि इस नियम द्वारा तत्व के इलेक्ट्रॉनिक यानी एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जो विन्यास होते हैं, उनके लिए विभिन्न परमाणु कक्षों को यानी ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार है। तो जो
इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हम लोग करते हैं, उसकी जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ना, वो किस क्रम में बढ़ता है उसी का यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 1s से 2s में जाएगा, 2s से 2p, 2p से 3s, 3s से 3p, फिर 3p के बाद 4s आएगा, फिर 4s के बाद 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f एंड 5d, फिर 6p और 7s। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा बढ़ रहा है ऑर्बिट में, वो किस हिसाब से बढ़ रही है उसी का यहाँ पे कन्फिगरेशन लिखा गया है। तो हम लोग जो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं एनर्जी का, वो किसके ऑर्डर में लिखते हैं? अबाउ के नियम में लिखते हैं। इस पर लिखते हैं अबाउ के नियम के, अबाउ के आंसर पे। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है? देखना कहता है कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो सेम होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? सेम होता है, यानी एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। अब देखो कहते हैं कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देना, हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखा है 1, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2। अब देखो एटॉमिक क्रमांक दोनों तो सेम है, 1 1 1 है ना, बट इसी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए यहाँ पे 1, बट यहाँ पे कितना है 2 है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो, और एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हम उसको रेफर करेंगे आइसोटोप में। इसमें आइसोटोप यानी समस्थानिक, यानी कहने का मतलब परमाणु क्रमांक जिसका सेम हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो तो उसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, यानी आइसोटोप कहते हैं। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक की अगर मैं बात करूं, आइसोटोप में बात करूं, तो जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या एक जैसी होती है। यहाँ जितना प्रोटॉन मिलेगा उतना ही प्रोटॉन यहाँ मिलेगा। तो फिर डिफरेंट क्या हो जाता है? तो डिफरेंट होता है तुम्हारा न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन तुम्हारा डिफरेंट हो जाता है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न होती है। और नोट करके लिखना, सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो एलिमेंट है वो पोलोनियम है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला जो तत्व है वो कौन सा है? पोलोनियम है। और इसे एक बार होगा करो। चलो देखो समबारिक, अब हम बात करते हैं आइसोबार की। तो आइसोबार क्या होते हैं समझना। जैसे कि तुम आइसोटोप में देखी हो तो आइसोबार छोड़ देते, कहते हैं कि समान परमाणु द्रव्यमान, उसमें हम लोग पढ़े थे तो समान परमाणु क्रमांक था, लेकिन यहाँ क्या है, अब परमाणु द्रव्यमान जो है, एटॉमिक मास जो है वो सेम है, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने वाला है। तो भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समबारिक यानी आइसोबार कहते हैं। यदि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट तो आइसोटोप, यदि एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो आइसोबार। जैसे देखो आर्गन की अगर मैं बात करूं तो ए है 18, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है 40। देखो पोटेशियम के 90 और इसका एटॉमिक मास कितना है 40। तो देखो यहाँ 18 और 19 यानी एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे हैं लेकिन एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा। देखो कैल्शियम 20 नंबर पे है, Ca40 इसका एटॉमिक मास है। तो देखो एटॉमिक मास चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक मास सेम जा रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं दिस इज द आइसोबार। सब न्यूट्रॉनिक क्या होता है? आइसोटोन क्या होता है? आइसोटोन देखो तो जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिन भी एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल सेम होती है, समान होती है, तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आइसोटोन कहते हैं। यहाँ देखो सम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी अब बताते हैं तुमको ध्यान समझना, सम न्यूट्रॉनिक में कैसे न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3 दिया है, तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 3 - 1 कर देंगे 2 निकल जाएगा। यहाँ देखो हीलियम से 4 है एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 4 - 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब देखो ध्यान से कि सम न्यूट्रॉनिक यानी इन दो एटम्स में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं जिन भी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है
जिन सभी में भी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान होगी तो हम उसको रेफर करेंगे आइसोटोन। किसको रेफर करेंगे? आइसोटोन में करेंगे, यानी सम न्यूट्रॉनिक में करेंगे। अब देखना लास्ट है सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो जिन आयनों और परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, यानी जिन भी आयन्स और एटम के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान होते हैं तो उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब देखो ध्यान से, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब यहाँ जब हम पढ़ रहे थे आइसोटोन में तो वहां पर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। किसमें? सम इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि कहता है कि आयन और परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन सभी में जो भी है इलेक्ट्रॉन की आयन और परमाणुओं की संख्या में जो भी है इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, थोड़ा भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, अब चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और इस रिलेटेड टॉपिक से, एटॉमिक संरचना के रिलेटेड टॉपिक से अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है, किसी भी कंसेप्ट में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है गैसों का आचरण, गैस कैसे बिहेव करते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, गैसों के आचरण के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।